आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है। आज सिंगापुर के अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। ऑपरेशन करीब 1 घंटे तक चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पापा होश में हैं, बातें कर रहे हैं। मीसा भारती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, पापा ठीक हैं। ऑपरेशन से पहले रोहिणी आचार्य ने लालू के साथ एक फोटो ट्वीट की थी। आरजेडी सुप्रीमो के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हुई थी। नवासी दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंच गई है। राहुल गांधी इस यात्रा के तहत अब तक 7 राज्यों के 36 जिलों से गुजरकर 2800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। आपको बताएं, भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान वो राज्य है जहां वो सबसे लंबा सफर करेंगे। राहुल की यात्रा राजस्थान की जिन 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी, उनमें से 12 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी जीती है। जबकि राजस्थान की एंट्री से ही जिन शुरुआती विधानसभा सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, उनमें 6 में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। हार्ट अटैक सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। मेरठ में एक युवा को रात में टहलते हुए हार्ट अटैक आ जाता है, तो लखनऊ में एक दुल्हन अपनी ही शादी में हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाती है। स्कूल में प्रेयर के दौरान 23 साल के टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सभी मामलों में मरने वालों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इन मौतों की वजह और एहतियातन क्या करना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। हार्ट अटैक की खबरें परेशान कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले हर जगह ये चर्चा का मुद्दा बन चुका है। महीना 2 महीना पहले तक 40-45 साल के लोगों के हार्ट अटैक की खबरें आ रही थी, मगर अब 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कभी राह चलते, कभी शादी में डांस करते, कभी जिम में तो कभी क्रिकेट खेलते हार्ट अटैक। मेरठ में एक युवा को रात में टहलते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। लखनऊ में एक दुल्हन अपनी ही शादी में हार्ट अटैक से मर जाती है। स्कूल में प्रेयर के दौरान 23 साल के टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जबलपुर में एक बस ड्राइवर को ड्राइविंग के वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है। इसमें ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों के बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग इसे कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर नीम हकीम अपने नुस्खे बताने लगे हैं। स्वयंभू टाइप के डाइटिशियन और न्यूट्रिशन तरह तरह की चीजें खाने पीने की सलाह देने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच चिंता का कारण ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एमबीबीएस डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह भी है। इसमें डॉक्टर लोगों से जेब में एस्प्रिन लेकर चलने की सलाह दे रहे हैं। जैसे ही हार्ट में अनइजीनेस या भारीपन महसूस हो, तुरंत एस्प्रिन की गोली चबाने की सलाह दी जा रही है। इन डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के चलते लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और एस्प्रिन से तात्कालिक राहत मिल सकती है। मगर सवाल ये है कि मरीज को बिना देखे ऐसी सलाह देना क्या ज्यादा खतरनाक नहीं है? हार्ट अटैक की इन घटनाओं के बीच एक बात साफ है कि लोगों को अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना होगा। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। बिना वजह लगातार पसीना आ रहा हो, चेस्ट में हल्का या रह रहकर तेज दर्द होता हो, तो इसे गैस समझकर नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट के साथ बाएं कंधे और पीठ में दर्द का उभरना भी दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ईसीजी जैसे जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए। युवा, खासकर हार्ट की बीमारी के शिकार युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। सिगरेट, शराब को छोड़ना होगा, खान पान को ठीक करना होगा, नियमित हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर और मोटापे पर कंट्रोल करना होगा। 30 की उम्र के बाद साल में 1 बार और 35 की उम्र के बाद साल में 2 बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कच्चे तेल पर एक बार फिर पश्चिमी देश और रूस आमने सामने हो गए हैं। रूस के कच्चे तेल पर यूरोपीय संघ G7 देशों ने प्राइस कैप लगा दिया है। इन देशों ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल प्राइस कैप लगा दिया है। हालांकि रूस ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया है।
रूसी तेल पर प्राइस कैप लगने से क्या बदलेगा, इसका भारत पर क्या असर होगा, पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी रूस को घेरने में जुटे हुए हैं। पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को ताजा झटका कच्चे तेल के मोर्चे पर दिया गया है। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल के दाम पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप तय किया था, जो आज से लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब रूस इस प्राइस से कम दाम पर अपना तेल नहीं बेच पाएगा। हालांकि इस फैसले पर रूस ने कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा, चाहे फिर उसे अपना प्रोडक्शन ही कम क्यों न करना पड़े। इस समझौते के दायरे में रूस का कच्चा तेल ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आएंगे। रूस अगर समझौते का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिमी देशों ने ये प्राइस कैप क्यों लगाया। दरअसल इसका मकसद ऑयल की बिक्री से रूस को होने वाली कमाई में कमी लाना है। पश्चिमी देशों की ओर से ये फैसला रूस को आर्थिक झटका देने के लिए लिया गया है। पश्चिमी देशों का मानना है कि ऐसा करने से रूसी फंड में कमी आएगी, जो वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भले ही पश्चिमी देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा रहे हैं, उसके बावजूद वो नहीं चाहते कि रूस तेल सप्लाई पूरी तरह बंद कर दे, क्योंकि रूस सप्लाई पूरी तरह अगर बंद करता है तो इससे क्रूड की कीमतों में उछाल आएगा और इससे उन देशों को भी दिक्कत होगी जो रूस से तेल नहीं खरीदते हैं। लेकिन क्या प्राइस कैप लगाने से रूस को भारी नुकसान होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस इसके लिए पहले ही तैयारी कर चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्रूड के प्रति बैरल उत्पादन पर रूस को $30 से $40 का खर्च आता है। इसका मतलब यह है कि प्राइस कैप के बाद भी रूस मुनाफे में ही रहेगा। बताया जा रहा है कि रूस इस समझौते की शर्तों के हिसाब से तैयार कर चुका है। उसने बड़ी संख्या में जहाजों के बेड़े तैयार कर लिए हैं। ये जहाज भारत, चीन, तुर्की जैसे देशों में उसके क्रूड की डिलीवरी करेंगे। रूसी तेल पर प्राइस कैप का असर भारत पर भी दिखने को मिल सकता है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के मुताबिक अक्टूबर में रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। इंडियन इंपोर्ट बास्केट में रूस से आयात की हिस्सेदारी 21% से ज्यादा हो गई है। जानकारों की माने तो प्राइस कैप लगने का असर भारत पर दिख सकता है। अभी तक जिस कीमत पर रूस से तेल भारत खरीद रहा था, अब उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि ये काफी हद तक रूस के अगले कदम पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल रुपए के रिटेल और होलसेल वर्जन के बाद आरबीआई की मंशा दूसरे और ट्रांजैक्शंस में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए के और भी पायलट प्रोजेक्ट ला सकता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के साल 2016 में लॉन्च के साथ भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दुनिया ही बदल दी। दुनिया भर में पेमेंट टेक्नोलॉजी में भारत का नाम हुआ। रिजर्व बैंक की मंशा डिजिटल रुपए की कामयाबी को लेकर भी ऐसी ही है। रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल डिजिटल रुपए के पायलट लॉन्च के बाद 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च किया। जानकारों की माने तो रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए का इस्तेमाल फाइनेंशियल सिस्टम के दूसरे हिस्सों में भी कर सकती है, ताकि जहां कैश का लेन देन ज्यादा हो वहां लागत कम की जा सके। मुमकिन है कि अगला प्रोजेक्ट मनी मार्केट्स को लेकर आए। रिजर्व बैंक की मंशा है कि बैंक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, न कि यूपीआई की तरह पीछे रह जाए। How is it that a system of transactions between two bank accounts has evolved in a way where most of the business is owned by non-banks? Clearly, banks missed a step here. डिजिटल रुपए का लाभ भी गिनाया जा रहा है, जैसे कि करेंसी नोटों को छापने, एटीएम और बैंकों तक पहुंचाने की लागत कम होगी। फाइनेंशियल सेटलमेंट रिजर्व बैंक ही करेगा, इसलिए सेटलमेंट के जोखिम भी कम होंगे। विदेश से पैसे भारत लाने और भेजने की भी लागत कम होगी। आम ग्राहकों के लिए नोट के नकली होने, सड़ने, गलने, कटने, फटने और दूसरे तरह के नुकसान से भी बचाव हो सकेगा। आगे चलकर डिजिटल रुपए को रखना इतना आसान किया जाएगा कि बैंकों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। It's a wonderful experience. People are very enthused, and it's just a beginning. It's a pilot with a closed user group. So we are expecting that based on the learning of this, it will launch in future. So it's a wonderful response. It will be a game changer. It will be a game changer. रिजर्व बैंक के मुताबिक डिजिटल रुपए में वो सारे फीचर बरकरार रखे जाएंगे जो एक करेंसी नोट में होते हैं, जैसे कि डिजिटल रुपए में करेंसी नोट वाले डिनोमिनेशन होंगे,
जैसे कि 10, 20, 50, 100 रुपए टाइप्स नोट की तरह डिजिटल रुपए स्टोर हो सकेंगे। लेन देन में करेंसी नोट की तरह गोपनीयता भी रखने की कोशिश होगी, लेकिन जिस तरह करेंसी नोट जेब में रखने पर ब्याज नहीं मिलता, उसी तरह डिजिटल रुपए पर भी ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि ग्राहकों के पास बैंक खाते से डिजिटल रुपए की रकम को जब चाहे तब कैश में बदलने और बैंक में वापस रखने का विकल्प मिलेगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार आज काफी सतर्क नजर आए। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में निचले स्तर से रिकवरी भी आई है। मेटल, पीएससी, रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आईटी, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का आज काम किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 5 अंक की बढ़त के साथ 18,700 के लेवल पर बंद हुए, तो वहीं सेंसेक्स 34 अंक टूटकर 62,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें, 229 अंक चढ़कर 43,332 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार का आज का हाल और अच्छे से समझते हैं हमारी सहयोगी नुपुर हमें बता रही है। जी बताइए नुपुर, उतार चढ़ाव का माहौल आज बाजार में क्या वजह रही? बिल्कुल, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अगर हम देखें तो आज हमारे बाजार में काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग नजर आई, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी 500 हो। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी सी बढ़ती और मिड कैप और स्मॉल कैप में आज काफ़ी मोमेंटम था और काफ़ी स्टॉक्स जो थे वो आज फेवर में थे। एडवांसेस की और डिक्लाइन की लिस्ट काफ़ी छोटी थी, जिस हिसाब से हमें यूएस से हैंडओवर मिला था फ्राइडे के दिन, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था और फ्रेड टेरिटरी में वो तीनों इंडिसेस बंद होते दिखे थे। और जिस हिसाब से जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के नीचे अब आ चुका है, 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे और 3.5 महीने के निचले स्तर पर ये इंडेक्स था। तो मेटल्स को काफ़ी बेनिफिट होता है जब ये इंडेक्स नीचे आता है। और जिस हिसाब से हमने पिछले सप्ताह देखा था कि मेटल्स में काफ़ी बढ़िया रैली थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़त आती दिखी थी, तो आज निफ्टी गेनर्स में जो सबसे ऊपर लिस्ट में आता है वो है हिंडाल्को, जहाँ पे 4% की बढ़त आज दिखी। टाटा स्टील, यूपीएल, कोल इंडिया में भी आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। लूजर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल जो 2% के कट के साथ आज ट्रेड करा था। टाटा मोटर्स में आज बिकवाली थी। टेक महिंद्रा और बीपीसीएल भी देखे तो काफ़ी यहाँ पर बिकवाली ही आज नजर आए। स्टॉक्स इन फोकस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आज 10% की बढ़त थी। जेके लक्ष्मी सीमेंट और दूसरे भी जो सीमेंट स्टॉक्स थे आज काफ़ी मोमेंटम में थे और इस स्टॉक में पर्टिकुलरली 10% की गेंस आपको आज नजर आए। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ 9% से ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा था ऊपर की तरफ। एडवांस एंजाइम भी देखे तो करीबन 8.5% का गेन इस स्टॉक पे आज आते दिखा। ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल थी, जिस हिसाब से एडवांसेस के फेवर में आज दिन था उस हिसाब से देखें तो शारदा कॉपकैम में करीबन 15% की बढ़त थी। कल्याण ज्वेलर्स 5.5% की बढ़त के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। शोभा देखें तो 5.5% के साथ आज ट्रेड कर रहा था। और एमएनएम फाइनेंस का जो नवंबर मंथ का अपडेट आया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद स्टॉक में भी आज मोमेंटम था, करीबन 5% का उछाल यहाँ पर नजर आया। टॉप लूजर्स की बात करें तो जो पिछले हफ्ते थोड़े से जो फ्लरिश हो रहे थे वहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स देखे तो 6% के कट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। रेल विकास निगम 5% का कट यहाँ पे दिखा। जोमैटो इंटरेस्टिंगली आज स्टॉक पे दबाव था, करीबन 5% की गिरावट यहाँ दर्ज की गई और वो फैशन में जिस हिसाब से ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद ये स्टॉक 5% कट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल मार्केट्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी थी, लेकिन बंद होते टाइम हमने देखा कि काफ़ी फ्लैट बंद होते दिखे निफ्टी इंडेक्स। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सेलिब्रिटी की परिभाषा तय कर दी है। इसको लेकर एमफी को चिट्ठी लिखी गई है। आइए इस पर और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, सेलिब्रिटी की परिभाषा वो भी सेबी की ओर से काफी दिलचस्प है, क्या है ये नई डेफिनेशन? बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई रेगुलेटर ये तय करे कि सेलिब्रिटी किसको माना जाएगा। लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती थी कि किसको सेलिब्रिटी माने और किसको नहीं माने, तो उस चीज़ को सेबी ने साफ किया है। सेबी ने ये कहा है कि अगर कोई नेशनल इंडेक्स जैसी कोई चीज़ पब्लिश होती है सेलिब्रिटीज़ को लेकर के, तो उसमें अगर जो टॉप 50 में होंगे उनको सेलिब्रिटी मान सकते हैं। इसके अलावा ये कहा कि मेन स्ट्रीम जो फिल्में हैं या जो पॉपुलर फिल्में हैं या सीरियल हैं या वेब सीरीज़ हैं, तो उनमें अगर किसी ने लीड रोल किया है तो उनको भी सेलिब्रिटी माना जा सकता है। अगर इनमें लीड रोल में एक से अधिक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, तो उनको भी
अगर उन्होंने लीड रोल माना जाता है उस फिल्म में, तो वो भी सेलिब्रिटी कहलाने के हकदार होंगे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल एज ए सेलिब्रिटी कर सकती है। अगर सोशल मीडिया पे किसी एक प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो उनको भी सेलिब्रिटी माना जाएगा, क्योंकि इस आधार पर माना जाएगा कि उनकी रीच अच्छी है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए उनको सेलिब्रिटी के दर्जे में माना जाएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और उसने इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए खेला हो तो वो भी सेलिब्रिटी की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर कोई एंकर है जिसने किसी क्विज का, कुकिंग शो का या न्यूज़ चैनल का या कॉमेडी का, डांस का, सिंगिंग का या किसी अवार्ड फंक्शन की एंकरिंग की है तो उनको भी सेलिब्रिटी माना जाएगा, लेकिन कम से कम 1 सीजन तक होना चाहिए या 10 एपिसोड की कम से कम एंकरिंग होनी चाहिए, तो वो भी सेलिब्रिटी कहलाने के हकदार होंगे। किसी टीवी शो, ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी शो का विनर या रनर अप है, बशर्ते उसमें क्वालिफाइंग राउंड्स रहे हों मल्टीपल, तो वो भी सेलिब्रिटी कहलाने के हकदार होंगे। इसके अलावा अगर कोई वर्चुअल कैरेक्टर है जिसके फीचर्स इंसानों जैसे हों और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो उसको भी सेलिब्रिटी माना जा सकता है, और ये जो नियम सेबी ने तय किया है ये 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। चलिए, ये तो हमने समझी सेलिब्रिटी की परिभाषा सेबी द्वारा जानकारी देते हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। एक और खबर ये कि ईरान ने बिना कोई वजह बताए भारत से चावल और चाय इंपोर्ट के नए सौदों पर रोक लगा दी है। अरमान नाहर से समझते हैं इस कदम के पीछे की वजह। बताइए अरमान, क्या वजह है ईरान के इस बड़े स्टेप के पीछे? देखिए, चावल और चाय वाली जो कंपनियां हैं आपको वहां पर फोकस रखना होगा। उनके लिए अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है नेगेटिव चीजें जो आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये जो ईरान ने क्या करा है, ईरान ने जो पिछले हफ्ते भारत से चाय और बासमती चावल की अगर बात की जाए तो उसके आयात के लिए जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरी तरह बंद कर दिए हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप चावल की बात करें तो हम जितना बासमती राइस हमने एक्सपोर्ट किया है ईरान को स्पेसिफिकली अप्रैल से सितंबर 2022 की अगर बात करें तो लगभग 4,750 करोड़ का जो है वहां पे हमने एक्सपोर्ट करा है, और जो हमने जितना कुल एक्सपोर्ट करा है उसका कुल मिला के लगभग 27% के आसपास तो सिर्फ ईरान को एक्सपोर्ट किया है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की। और अगर आप पिछले साल की तुलना करें, जब अप्रैल से सितंबर 2021 से अगर इस साल की अगर तुलना की जाए तो वहां पे लगभग ईरान को जो हमने एक्सपोर्ट करा है वो डबल होता हुआ दिखा है। ये तो बात हो गई चावल की। अब आते हैं चाय कंपनियों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस हिसाब से भी ईरान की एक अच्छी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ईरान को अगर आप देखेंगे ओवरऑल हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 11% तो सिर्फ ईरान को किया जाता है। अगर जनवरी से अगर आप देखी जाए, जनवरी से सितंबर 2022 की अगर देखा जाए तो लगभग 515 करोड़ का जो है चाय वहां पर हमने ईरान को एक्सपोर्ट की है, और जो कि ओवरऑल जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको 11% है, और वाई आधार पर भी वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। जो पहले 480 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था वो 515 करोड़ का होता हुआ दिखा है। तो ये जो नया जो अपडेट आता हुआ दिखा है, जहां पे ईरान ने है जो नए कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी तरह बंद कर दिए, ये इन कंपनियों के लिए हो सकता है नेगेटिव आता हुआ दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के 65वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि गोल्ड इंपोर्ट और गोल्ड स्मगलिंग में संबंध नजर आता है। उन्होंने कहा कि जिस महीने स्मगलिंग के मामले पकड़े जाते हैं तो इंपोर्ट भी बढ़ जाता है। I've been closely monitoring the detection of smuggling in India, particularly of drugs and particularly of gold. When I was looking at the 2 bar charts which show gold imports into India and also another which showed gold smuggling in India, I briefly saw a connect which may be an illusion to me. You may correct me subsequently, but I thought there seems to be some kind of a relationship between when smuggling gets detected or big numbers get detected, when therefore there is an indication that there is more smuggling of a particular item, in this case gold, there is also uske aage piche, meaning either before it or after it, there seems to be a very high import of gold. टाटा मोटर्स नए साल में अपनी पैसेंजर गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती है। कंपनी ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाले एमिशन नियमों के चलते गाड़ियों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं।
टाटा मोटर्स के शैलेंद्र चंद्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि कीमतों में बदलाव से इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का असर कम किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा बैटरी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और अभी तक इसका बोझ बाजार पर नहीं डाला गया। चंद्रा ने कहा कि इन सब के चलते कीमतों में बढ़ोतरी का विचार किया जा रहा है। देश में सर्विस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। नवंबर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मजबूत मांग के कारण देश में सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन देखने को मिला। नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस PMI 56.4 रहा, जबकि अक्टूबर में ये 55.1 पर था। इससे सर्विस सेक्टर में तेज बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के चलते इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही सर्विस PMI लगातार 16वें महीने 50 से ऊपर है। PMI का 50 से ऊपर होने का मतलब ये कि सेक्टर में ग्रोथ है। मुश्किलों में घिरी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को एक और झटका लगने वाला है। कंपनी के CEO निक रीड अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप ने बताया कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव निक रीड इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। उनकी जगह अंतरिम CEO के तौर पर कंपनी के फाइनेंस चीफ मार्गरेटा डेला वाले उनका कामकाज संभालेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान निक रीड ने वोडाफोन ग्रुप को कोरोना महामारी के दौर से निकाला। उसके साथ ही यूरोप और अफ्रीका के देशों के बाजारों पर फोकस बढ़ाने के लिए कंपनी के एसेट्स बेचे।